राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिरिराज वर्मा की हत्या के बाद सैफ से लाखों रुपए लूटकर भाग निकलने वाली वो लड़की सनाया गौतम ही उनकी कातिल हो सकती थी। इसके पीछे पुलिस की थ्योरी ये थी कि गिरिराज वर्मा समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वैसे ही लोगों के बीच उनका उठना बैठना था। गिरिराज वर्मा की खुद के जवान बेटा बेटी थे। ऐसे में उम्र की इस ढलान पर वे किसी नौजवान युवती के साथ रास रचाते अच्छे नहीं लगते। वो चीज़ समाज में उनकी पूरी प्रतिष्ठा धूमिल होने का कारण बन सकती थी। लेकिन उस युवती, उस सनाया गौतम ने उन पर कुछ ऐसा जादू चलाया कि वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सब कुछ। लेकिन वर्षों की मेहनत और तपस्या से कमाया मान सम्मान गंवाना आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता। इसीलिए गिरिराज वर्मा खुल्लम खुल्ला उस लड़की के साथ रास रचाते नजर नहीं आए। उन्होंने बड़ी होशियारी से, योजनाबद्ध ढंग से समाज से दूरी बनानी शुरू की। पहले सामाजिक कार्यक्रमों में जाना कम किया, यार दोस्तों परिचितों के बीच उठना बैठना कम किया और धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे, एकांतवास में, जो कि वास्तव में एकांतवास था भी नहीं। उन्होंने तो उस घर को अपना लव नेस्ट बना लिया था, जहां वे दुनिया की नज़रों से दूर बेफिक्र होकर मनमाने ढंग से जिंदगी जी सके और किसी बदनामी की भी चिंता न हो। करीब साल भर तक उस घर में गिरिराज वर्मा के साथ रही उस लड़की, उस सनाया गौतम ने गिरिराज वर्मा पर अपना रंग इतना पक्का कर लिया कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद ही उसके नाम कर दी। गिरिराज वर्मा की नई वसीयत कुछ ही दिन पुरानी थी, जिससे साफ जाहिर था कि प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद गिरिराज वर्मा सनाया गौतम के किसी काम के नहीं थे। तो उसने भी उन्हें अपने रास्ते से हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। ये था नैनीताल का इस साल का बहुचर्चित हत्याकांड। बाहर बारिश तेज हो गई थी। इंस्पेक्टर वैभव केस के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद खामोश हो गया था। अरविंद भी कमरे में आ गया था और उन्हीं के साथ सोफे पर बैठकर पूरी बात सुन रहा था। मर्डर के केस के बारे में कैसे पता चला? मोहित ने मौन तोड़ा। क्या? इंस्पेक्टर वैभव ने कहा। पापा सुसाइड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने बताया नहीं कि पुलिस को कैसे पता चला कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था? तो बता देता हूँ, वैभव धैर्यपूर्वक बोला। पहली बात तो ये है कि घटना के शुरू में ही हमें सुसाइड वाली बात पर शक था। हालांकि पहली नज़र में मामला आत्महत्या का ही लगता था। शक इसलिए था क्योंकि जिस रिवॉल्वर का प्रयोग किया गया था उस पर साइलेंसर लगा था। आत्महत्या का इरादा करने वाले व्यक्ति को दुनिया की परवाह नहीं होती। उसके लिए तो एक पल में दुनिया ही खत्म हो जानी होती है। फिर वो इस बात की परवाह नहीं करता कि वो खुद को शूट कर रहा है तो उससे आवाज़ होगी या नहीं। गोली की आवाज़ दबाने की मंशा एक कातिल की ही हो सकती है, आत्महत्या करने वाले की नहीं। इसके अलावा सुसाइड की जैसी स्टेज सेट की गई थी, उसके अनुसार वकील साहब का खुद गोली चलाना भी ज़रूरी था। तो लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। क्या मतलब? रिवॉल्वर बॉडी के पास ही पड़ी मिली थी। उस पर वकील साहब की उंगलियों के निशान भी थे। लेकिन इंस्पेक्टर लेकिन शब्द पर जोर देकर एक क्षण के लिए रुका। उनके हाथों के पैराफिन टेस्ट में पता चला कि उन्होंने फायर नहीं किया था। पैराफिन टेस्ट? इस टेस्ट में अरविंद बीच में बोला, हाथों पर मोम का इस्तेमाल कर पता लगाया जाता है कि आदमी ने गोली चलाई है या नहीं। यदि गोली चलाई होती तो फायर करने पर बंदूक के उछले बारूद के कण हाथ पर लग जाते हैं, जो पैराफिन टेस्ट में सामने आ जाते हैं। आपके पिता के हाथों में ऐसे कोई बारूद के कण नहीं मिले, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई ही नहीं थी। ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि गोली किसी और ने चलाई थी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए रिवॉल्वर उनके हाथ में थमाकर उस पर उनके फिंगरप्रिंट्स लिए, फिर रिवॉल्वर को वहीं गिर जाने दिया जैसे खुद को शूट करने के बाद उन्हीं के हाथ से छूटकर गिरी हो। कुछ क्षण कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मोहित ने पूछा,
और सनाया गौतम का क्या हुआ? नैनीताल की 50,000 पब्लिक आज यही जानना चाहती है। वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा कि सनाया गौतम का क्या हुआ? उस रहस्यमयी लड़की का क्या हुआ जिसने एक अच्छे भले आदमी की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? पहले उसे समाज से दूर कर दिया, उसकी सोशल लाइफ खत्म कर दी, उसके बेटे बेटी से उसकी प्रॉपर्टी तक छीन ली और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उनकी जान भी ले ली। और इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। 3 महीनों से इंस्पेक्टर ने अपने हाथ को आगे करके 3 उंगलियां हवा में लहराई। 3 महीनों से पुलिस नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में उस लड़की की तलाश कर रही है, लेकिन उसका मिलना तो दूर की बात, उसका कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है। लेकिन वो मिल जाएगी, अरविंद जल्दी से बोला, जैसे मोहित को सांत्वना दे रहा हो। वो हमेशा छिपकर थोड़ी ही रह सकती है, एक ना एक दिन तो पकड़ी ही जाएगी। उसे ढूंढने के लिए पुलिस क्या कर रही है? मोहित ने सवाल किया। सब कुछ जो किया जा सकता है। जिला स्तर से ऊपर उठकर अब पूरे प्रदेश में उसकी तलाश की जा रही है, सारे पुलिस थानों चौकियों में उसके बारे में। मेरा मतलब है कि, मोहित बोला, क्या उसकी कोई तस्वीर है, उसके बारे में कोई और जानकारी, उसके बैकग्राउंड से संबंधित कुछ जानकारी पुलिस को मिली या नहीं? आखिर उसे ढूंढने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? इंस्पेक्टर एक क्षण खामोश रहा, फिर बोला, उसके न मिलने की ये भी एक बड़ी वजह है। हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। आपने बताया एक वीडियो में वो घर की सेफ से चोरी करते हुए दिखाई दी। जिस वीडियो में वैभव ने बोलना जारी रखा, वो आपके पिता के घर में सेफ में चोरी करती हुई दिख रही है, उसमें भी उसका चेहरा कैप्चर नहीं हुआ है। कमरे में आने से लेकर शेफ खोलकर उसमें से गहने और रुपए निकालने के पूरे समय में उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा रखा था। इतना ही नहीं, उसने चेहरे पर दुपट्टा भी बांध रखा था। ऐसा भी हो सकता है, बल्कि इसी बात की संभावना अधिक है कि उसे उस सीसीटीवी कैमरे का पता हो और वो जानबूझकर चेहरा छिपा रही हो। घर के आसपास रहने वाले जिन गिने चुने लोगों ने उसे देखा, उनकी सहायता से हमने एक ड्राइंग ज़रूर बनवाई है, लेकिन वो ड्राइंग कितनी सही है ये कहना मुश्किल है। जिसने हुलिया पूछ पूछ कर वो ड्राइंग बनवाई गई है, वो लोग खुद भी उस ड्राइंग को लेकर आश्वस्त नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार ही सनाया गौतम की झलक ही देखी थी, जिसके आधार पर वो हमें उसका कोई पक्का हुलिया नहीं बता सकते। हाँ, इतना तो सबका कहना है कि वो बला की खूबसूरत थी। बला की खूबसूरत क्या थी? अरविंद ने कहा, बला ही थी। फिलहाल सनाया गौतम की जो पूरे प्रदेश में तलाश की जा रही है, उसमें इसी ड्राइंग का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब तक हमें जिस तरह उसका कोई पता नहीं चल पाया है, उससे तो यही लगता है कि वो ड्राइंग यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। क्या आप मुझे वो ड्राइंग दिखा सकते हैं? वैभव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फिर उसकी गैलरी में जाकर तस्वीर ढूंढी जो कि उस ड्राइंग की स्कैन की हुई जेपीजी इमेज थी। फिर मोहित से बोला, आपका नंबर? मोहित ने वैभव को अपना नंबर बताते हुए तस्वीर सेंड करने को कहा। वैभव ने उसे तस्वीर के साथ ही एक वीडियो भी सेंड किया। मोहित के मोबाइल पर 2 फाइलें रिसीव हुई। फोटो के साथ वैभव बोला, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का वीडियो भी है जिसमें वो लड़की आपके घर की सेफ खोलकर उसमें से गहने और रुपए चोरी करती दिख रही है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, मोहित बोला, तो उसमें पुलिस को किसी और फुटेज में सनाया गौतम क्यों नहीं दिखाई दी? मतलब ऐसा कहा जा रहा है न कि वो साल भर से पापा के साथ उस घर में रह रही थी, तो उसके घर में घूमते हुए या कोई और फुटेज जिसमें वो थी पुलिस को क्यों नहीं दिखी? क्योंकि पूरे घर में एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा था और वो भी बस उस सेफ वाले कमरे में, और उस कमरे की पूरी रिकॉर्डिंग हमने खंगाल डाली है। उसमें कभी आपके पापा के अलावा कोई और उस कमरे में आता नहीं दिखा। शायद वे उस कमरे को भी लॉक रखते थे। हालांकि पुलिस जब पहुंची थी तो सेफ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। वैसे भी वो कमरा घर में थोड़ा अलग थलग बना हुआ है, उसमें जाए बिना भी घर के
बाकी हिस्से में घूमा जा सकता है। फिर भी वो लड़की उस घर में रहती रही और उस कमरे में नहीं गई, वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आई। ये अजीब नहीं है? अजीब तो है, लेकिन अगर कमरे पर लॉक लगा रहता हो तो उसमें जा भी तो नहीं सकती थी। और वैसे भी जिस कमरे में इतना कीमती सामान लाखों रुपए रखे हों, उसे अगर वकील साहब लॉक करके रखते तो उसमें भला हैरानी की बात क्या है? वो भी तब जब उनके साथ घर में एक ऐसी रहस्यमयी लड़की रहती थी। रहस्यमयी तो और क्या, साल भर तक इतने चोरी छुपे उस घर में रहती रही, ऐसे दबे पाव आपके पिता के जीवन में आई कि आप लोगों को भी भनक तक नहीं लग सकी। फिर उससे भी ज्यादा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। रहस्यमयी नहीं तो और क्या कहूँ, मुझे तो वहाँ उल्टे पैरों के निशान भी मिल जाएं तो भी कोई हैरानी नहीं होती। और आपने अभी अभी जो सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई अन्य फुटेज नहीं आने की बात की है ना, उसे लेकर भी उस कॉलोनी में यही चर्चा होती है कि वो सनाया गौतम चुड़ैल थी, कोई आत्मा थी, इसीलिए साल भर तक उस घर में रहती रही। लेकिन सीसीटीवी में उसका कोई और फोटो नहीं आया। वहाँ के आसपास के तो बहुत से लोग वैसे भी उस सनाया गौतम को 100% चुड़ैल मानते हैं। आपकी बात से तो लग रहा है कि आप भी मानते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि कई बार ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है जिन पर न हम विश्वास करते हैं और न जिनके बारे में सोचना चाहते हैं। मोहित ने मोबाइल में वैभव द्वारा भेजे गए फोटो पर नजर डाली। वो हाथ से बनाई गई एक बेहद खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी। हालांकि उस लड़की को मोहित ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर मोहित ने वीडियो भी प्ले करके देखा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो था, जिसमें एक कमरे का दृश्य था। एक युवती उस कमरे में प्रवेश करती है, सैफ के सामने बैठकर उसमें पासवर्ड डालती है, जिसे देखकर मोहित को आश्चर्य का झटका लगा, क्योंकि उसकी जानकारी में उस सैफ का पासवर्ड 3 ही लोग जानते थे। एक खुद उसके पिता गिरिराज वर्मा, दूसरा मोहित और तीसरी मानसी। यानी वो पासवर्ड उनके परिवार तक ही सीमित था। पासवर्ड डालने के बाद वो युवती सैफ खोलकर उसमें से गहने और नोटों की गड्डियाँ निकालकर तेजी के साथ अपने साथ लाए एक बैग में भरती है और फिर सैफ को बंद करके कमरे से बाहर निकल जाती है। इस पूरी गतिविधि के दौरान युवती ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। इतना ही नहीं, उसने चेहरे पर दुपट्टा भी बांधा हुआ था, जिससे अगर उसका चेहरा कैमरे की ओर होता तो भी उसे पहचान पाना मुश्किल होता। कौन थी वो लड़की जिसके पास उनके घर की शेफ का पासवर्ड तक था? अपने उस सवाल के जवाब में मोहित के जहन में एक ही नाम उभर कर सामने आया, सनाया गौतम। तो तभी इंस्पेक्टर की आवाज़ ने मोहित को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर ला दिया। क्या कहते हैं आप? मैं? मोहित बोला। जी हाँ आप। मुझे क्या कहना है? आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सब जानकारी दी। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा मिस्टर मोहित। मोहित ने अरविंद की ओर देखा, फिर प्रश्न सूचक नज़रों से इंस्पेक्टर की ओर देखकर पूछा, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? आपको इस पूरे केस की जानकारी चाहिए थी जो मैंने दे दी। कुछ मुझसे रह गया हो, मुझे बाद में याद आया तो मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, लेकिन यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप वो व्यक्ति हैं जो इस केस की जांच में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। आपसे पूछताछ करने के लिए हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, जो कि आमतौर पर ऐसे केसेस में नहीं होता है। आप विदेश में थे, बिजी थे, वो सब मान लीजिए, एक बार को कि मैं समझ गया। लेकिन अब तो आप यहाँ आ गए हैं, मेरे सामने मौजूद हैं, तो अपने पिता से संबंधित सवालों का जवाब देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओह, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो आप लोगों का, पुलिस का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग उस सनाया गौतम को ढूंढ ही रहे हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके पिता का चरित्र कैसा था? जी, मेरा मतलब आपके हिसाब से। वैसे तो आपकी बहन, जीजा जी सहित कई लोगों से मैं इस बारे में पूछताछ कर चुका हूँ, लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होती है, बार बार वही प्रश्न दोहराने पड़ते हैं। ये जानते हुए भी कि जवाब क्या होगा, सवाल पूछने पड़ते हैं। तो आपके पिताजी के चरित्र के बारे में
अच्छे से जानते हुए भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मोहित एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, पापा एक बेहद आदर्शवादी, सिद्धांतवादी व्यक्ति थे कहते हुए मोहित को अपने गले में कुछ अटकता सा महसूस हुआ। वो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे, अपने निर्णयों पर अडिग रहते थे। उन्हें उनके सिद्धांतों से कोई नहीं डिगा सकता था, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में तो वो डिग गए। क्या मतलब? एक अजनबी हसीना के बहकावे में आ गए, जिसने नागिन बनकर आपके परिवार की खुशियों को डस लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मोहित बोला कि वो उस अजनबी हसीना के बहकावे में आ गए थे। वैभव के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ? मोहित ने सवाल को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा। वो इंस्पेक्टर को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने मोहित को उसके पिता के केस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। आपने अभी अभी अपने पिता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। वैभव ने भी शांत स्वर में कहा, माता पिता औलाद के निगाहों में हमेशा ऊंचे ही होते हैं, देवता ही होते हैं, खास तौर पर तब जब बच्चों ने माता पिता का अच्छा वाला रूप ही देखा हो। ऐसे में अगर उन्हें अपने माता पिता के किसी गलत कृत्य का पता चले तो उनके लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी गिरिराज वर्मा तो सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। आप तो उनके बेटे हैं। उनके जानने वाले और भी बहुत से लोग उनके चरित्र की कस्में खाते हैं, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। देयर इज़ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। आपके विदेश चले जाने और आपकी बहन की शादी हो जाने के बाद एक लंबा अरसा उन्होंने अकेले रहते हुए बिताया। ऐसे में कोई जवान खूबसूरत लड़की उनकी जिंदगी में आई तो उनका उसकी ओर आकर्षित हो जाना क्या बड़ी बात थी, वो भी तब जब वो लड़की खुद उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहती हो, एक मिशन की तरह ऐसा करने के लिए काम कर रही हो। कौन जाने उन्हें सेड्यूस करने के लिए उसने क्या नहीं किया होगा। आप जो कह रहे हैं, मोहित ने वैभव की बात बीच में ही काट दी, ये सब थ्योरी ही हो तो है, इसका कोई सबूत तो नहीं है कि उस लड़की ने पापा को अपने जाल में फंसाया था। आपके लिए ये मानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो आपके पिता थे, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। आपको लगता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस लड़की ने आपके पापा को अपने जाल में फंसाया था। करोड़ों की जायदाद तो उस लड़की ने आपके पापा से अपने नाम करवा ही ली थी। आपके या किसी के भी नाम एक कानी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। इससे बढ़कर आपको और क्या सबूत चाहिए? यही सबूत ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि उस लड़की के जादू में आपके पिता इतने बेबस हो गए थे कि उनमें अपने परिवार का अच्छा बुरा समझने तक का होश नहीं रहा था, वरना वो किसी हालत में ऐसा कदम नहीं उठाते। मोहित चुप रहा। इंस्पेक्टर गलत नहीं कह रहा था और इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो तो वैभव गहरी सांस लेकर बोला, तो मुझे मजबूरन आपको पूरा खाका खींचकर समझाना पड़ेगा। मतलब आपके पिता के घर की तलाशी में पुलिस को ऐसी बहुत सी आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी जिनके वहाँ मिलने की, ऐसी संभ्रांत समाज में प्रतिष्ठित इंसान के घर पर मिलने की उम्मीद हमें नहीं थी। आपत्तिजनक चीज़ें? कैसी आपत्तिजनक चीज़ें? अश्लील किताबें, भारी मात्रा में पोर्न, गंदी तस्वीरों के पूरे एल्बम, महंगी एग्जोटिक लोजियरी का पूरा कलेक्शन और भी बहुत कुछ। मोहित अवाक रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोला, ऐसा ही हुआ था। वैभव शांत स्वर में बोला, यहाँ तक कि हम पर, पुलिस पर, वकील साहब की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाने के लिए, इस बात को छिपाने के लिए ऊपर से इतना दबाव डाला गया कि हमें मजबूरन इन चीज़ों की बरामदगी सिर्फ कुछ आपत्तिजनक चीज़ों के रूप में दर्शाकर छिपानी पड़ी। मीडिया को उसकी डिटेल तक नहीं दी गई कि वो आपत्तिजनक सामग्री आखिर थी क्या। इसलिए अखबारों में उस बरामदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं छपा, जो कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा के हित में ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर छप जाता तो वैभव ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मोहित स्तब्ध सा अपनी जगह पर बैठा रहा। वो कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जिनके नाम मैंने अभी अभी आपको गिनाए हैं,
इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज तक हमने किसी डंडी खाने से भी बरामद नहीं की। इंस्पेक्टर, मुझे नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मोहित, वैभव सख्त स्वर में बोला। मैं यहाँ आपकी दिलजमाई करने के लिए नहीं आया हूँ। वकील साहब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए इनकी रिक्वेस्ट पे ये सब आपको बता रहा हूँ। जो कुछ हुआ, जो चीज़ें बरामद हुई, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप या टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आपको तो मैं जानता भी नहीं। हाँ, आपके पिताजी को ज़रूर जानता था, इसीलिए मुझे खुद भी हैरानी है कि जो कुछ हुआ वो आखिर कैसे हुआ। मोहित, अरविंद ने कहा। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, वो सब सचमुच अंकल के घर से बरामद हुआ था। मोहित का दिमाग साए साए कर उठा। उस सामान की बरामदगी से वैभव ने बोलना जारी रखा। ऐसा लगता था जैसे उस जगह वो अय्यासी का अड्डा बना रखा गया हो। और वो लड़की, वो सनाया गौतम, जिसे आपके पिता सारी दुनिया से छिपाकर अपने साथ उस घर में रखे हुए थे, उसके साथ एकांतवास में रह रहे थे। अब भी आपको और सबूत चाहिए कि उस सनाया गौतम ने आपके पिता को अपने जाल में नहीं फंसा रखा था। अगर वैसा नहीं था मिस्टर मोहित, तो फिर उसका उलट था। फिर आपके पिता ने उस लड़की को अपने जाल में फंसा रखा था। लेकिन उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात गले से नीचे नहीं उतरती, जिसके चलते फिलहाल पुलिस का मानना यही है कि उस लड़की ने ही आपके पिता को फंसाया था। अगर आप दूसरी बात को मानना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, हमें उससे क्या दिक्कत हो सकती है। मोहित कुछ नहीं बोला। अच्छा, वैभव उठते हुए बोला, तो अब मैं चलता हूँ। बहुत वक्त हो गया है, बारिश भी थम गई है। अभी निकल जाऊँगा तो बारिश के कारण दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं, अरविंद ने प्रतिरोध जताया, आपको डिनर करके जाना होगा। नहीं भाई, वैभव ने अरविंद का कंधा थपथपाया। डिनर फिर कभी सही, अभी के लिए विदा दीजिए। अरविंद इंस्पेक्टर को छोड़ने बाहर तक गया। बाहर सचमुच बारिश बंद हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें ही पड़ रही थी, जिसमें 5-10 मिनट भी खड़े रहो तो भी भीगने जैसी हालत तो नहीं होती। आसपास कई गड्ढों में भरे पानी में गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह लग रही थी। लेकिन सचमुच अरविंद वैभव के साथ उसकी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ते हुए बोला, जो घर के आंगन में ही खड़ी थी। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि कुछ लोगों को ये भूत प्रेत का काम भी लगता है। भूत प्रेत? वैभव ने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए प्रश्न सूचक निगाहों से अरविंद की ओर देखा। सनाया गौतम, कुछ लोग अंकल के मर्डर को चुड़ैल की करतूत भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि उनके साथ वो जो लड़की रह रही थी, जिसे हम लोग सनाया गौतम समझते हैं, वो लड़की थी ही नहीं, आत्मा थी। उस घर पर चुड़ैल का काला साया था। मैं आपको बता नहीं सकता अरविंद जी, इंस्पेक्टर बोला, कि इस केस की जांच में मेरा कितना दिमाग खराब हुआ है। सनाया गौतम की चुड़ैल होने को लेकर वहाँ के लोग ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। ऐसे ही एक कुत्ते की पूंछ जैसे गवाह से मेरा पाला पड़ गया था, जो उनके घर के पास ही एक दूसरे बंगले में गार्ड का काम करता है। उसका कहना है कि पहले उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, लेकिन चुड़ैल के डर से ही उसने अपनी नाइट शिफ्ट बदलकर दिन की करवा ली। दिन में भी वो तरह तरह के गंडे ताबीज़ वगैरह लेकर ही ड्यूटी पर आता है। दिखने में पढ़ा लिखा समझदार लगता है, लेकिन उस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे यकीन दिला सके कि उस घर पर चुड़ैल का साया नहीं था। सनाया गौतम चुड़ैल नहीं थी। ऐसा क्यों? अपने निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने उससे घंटों पूछताछ की, उसके दिमाग में ठूस ठूस कर भरने की कोशिश की कि चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। वो सनाया गौतम बाकी लोगों की तरह ही एक इंसान ही थी। इंसान ही कत्ल करते हैं, भूत प्रेत असबाब किसी का कत्ल नहीं करते। लेकिन वो मानने को तैयार हो तब ना। थक हार कर मैंने उससे कहा, इतना तो मानते हो ना कि भूत प्रेत शीशे में नहीं दिखाई देते, कैमरे से फ़ोटो खींचने पर तस्वीर में नहीं दिखते। फिर उसने कहा हाँ। फिर मैंने उसे वो वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें वो लड़की वकील साहब के घर से सैफ से गहने और नकद रकम निकाल चोरी करके ले जा रही थी। वीडियो दिखाने के बाद मैंने उससे कहा कि अब हुआ विश्वास
कि वो लड़की भूत नहीं थी। ये उसी रात का, उसी घर का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है जो वकील साहब का खून हुआ था। कत्ल करने के बाद उस सनाया गौतम ने घर की सेफ से रुपए और गहने भी चोरी कर लिए थे, लेकिन पट्टा तब भी राजी न हुआ। वीडियो देखने के बाद पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उस कमबख्त ने कहा कि ये तो भूत प्रेतों की मर्जी पर है, अगर वो दिखना चाहे तो वीडियो में भी दिख सकते हैं, फोटो में भी दिख सकते हैं। ऐसे ही तो असल में भी न दिखना चाहे तो इंसानों को भी नहीं दिखते, और दिखना चाहते हैं तो दिख जाते हैं। अरविंद की हंसी छूट गई। इतना ही नहीं, वो कमबख्त उल्टा मुझसे ही कहने लगा कि अब आपको हुआ भूत प्रेतों पर यकीन। मैंने कहा कैसे? तो वो ससुरा कहने लगा कि अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि भूत प्रेत शीशे में नहीं दिखते, फोटो वीडियो में नहीं दिखते, यानी आप भी मानते हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। अरविंद हंसा, फिर बोला, वैसे आप डिनर के लिए रुकते तो मुझे बहुत खुशी होती। खुशी तो मुझे भी होती। वैभव ने किक मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। लेकिन फिर कभी सही, विदेश से आपके साले साहब आए हैं, आप उनकी खातिरदारी पर ध्यान दीजिए। साले साहब ही नहीं, बहन भी आई है। अच्छा, बधाई हो, आपने मिलवाया नहीं। वैशाली थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव की है, अपने कमरे में ही घुसी रहती है। वैसे भी मोहित और आपके बीच जो बातचीत हो रही थी, उसकी धुन में मुझे उसे आपसे मिलाने की याद ही नहीं आई। या रुकिए, मैं अभी उसे बुला देता हूँ। अगली बार आऊँगा तब मिलवा दीजिएगा। रात बहुत हो गई है। बातों बातों में टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर वैभव ने अरविंद से विदा ली। वैभव के जाने के बाद मोहित अकेला बैठा काफी देर तक सोचता रहा। तभी मानसी भी उसके पास आकर बैठ गई। सोफे पर दूसरी ओर अरविंद भी आकर बैठ गया। उसने मोहित के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अरविंद बोला, हम लोग कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकाल लेंगे वसीयत ठीक कराने का। तुम्हारी प्रॉपर्टी शनाया गौतम को इतनी आसानी से नहीं हड़पने देंगे। मोहित ने अपने जीजा की ओर देखा। मुझे प्रॉपर्टी की परवाह नहीं है, मोहित शांत स्वर में बोला। अरविंद ने हैरानी से उसे देखा। मोहित, मानसी बोली, मुझे पता है जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था, लेकिन उसे हम बदल नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को संभालो। मोहित ने कुछ नहीं कहा। पुलिस देर सवेर उस सनाया गौतम को पकड़ ही लेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को पकड़ना होता, मोहित बोला, तो अब तक पकड़ चुकी होती। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पापा से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? मानसी को झटका सा लगा। उसकी आंखें नम हो गई। करीब 6 महीने पहले, वो धीमे स्वर में बोली। यानी उस वारदात से 3 महीने पहले? हाँ, उससे करीब 3 महीने पहले ही। तब तुमने कुछ नोटिस नहीं किया या उस लड़की को देखा या पापा ने उसके बारे में कुछ बताया? नहीं, मैं घर नहीं गई थी। पापा हम लोगों से मिलने दिल्ली आए थे। पापा दिल्ली आए थे? हाँ, उस समय तो मैंने ऐसा कुछ खास नोट नहीं किया था, लेकिन अब याद आ रहा है कि उससे पहले करीब साल भर से जब भी मैं घर आने की बात कहती थी तो पापा टालने की कोशिश करते थे। टालने की कोशिश करते? हाँ, वो कहते थे यहाँ तो मैं अकेला रह रहा हूँ, सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, मैं ही तुम लोगों से मिलने आ जाता हूँ। फिर हर बार ऐसा ही होता था, वो खुद ही आते जाते। मैं करीब साल भर से घर नहीं गई। मोहित सोच में पड़ गया। तुम ये सब मत सोचो। मानसी ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा। जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं? उस लड़की, उस सनाया गौतम को कानून सजा देगी। कुछ देर वहां खामोशी रही। चलो, फिर मानसी बोली, मैं डिनर लगा देती हूँ। मानसी के कमरे से जाने के बाद अरविंद और मोहित वहां अकेले रह गए। अरविंद ने मोहित के घुटने पर हाथ रखा। डोंट यू वरी अबाउट इट। अरविंद ने उसका घुटना थपथपाते हुए कहा, ये समय भी गुजर जाएगा। मोहित ने सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में मानसी ने वहां आकर डिनर सर्व हो जाने की घोषणा की। उस घर में आने के बाद मोहित को डिनर टेबल पर पहली बार वैशाली के दर्शन हुए। मोहित को ये बात काफी अजीब लगी कि वैशाली ने डिनर टेबल पर भी उन लोगों से ज्यादा बात नहीं की। कोई सवाल पूछे जाने पर वो कम से कम बोलने की ही कोशिश कर रही थी। डिनर के बाद
वो पहले की तरह सीधे अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मानसी किचन में बर्तन साफ कर रही थी जब मोहित उसके पास पहुंचा। पापा ने नया मकान क्यों खरीदा था? मोहित ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे क्या पता? मानसी का स्वर उदास हो गया। उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। मानसी ने मोहित की ओर देखा, उसकी आंखों में नमी थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छिपाया, सब कुछ। कहते कहते अचानक मानसी रोने लगी और बर्तन धोना छोड़कर धीरे धीरे घिसटती सी नीचे जमीन पर बैठ गई। दीदी, मोहित ने उसे समझाने की कोशिश की। संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया मोहित? वो रोते हुए बोली। ये क्या हो गया दीदी? मोहित बोला। हिम्मत रखो। पापा ने हमसे ये सब छिपाया, एक एक बात, कि वो उस घर में किसी लड़की के साथ रहते थे। मोहित से कुछ कहते नहीं बना। उन्होंने हमसे एक एक बात छिपाई। उन्होंने हमें कभी हवा तक नहीं लगने दी कि वो किसी सनाया गौतम को जानते भी थे। और हम यहाँ बेवकूफ़ बने, समझते रहे कि हम एक परिवार हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम पापा से बहुत प्यार करते हो। मैं भी करती हूँ, लेकिन इससे गलत नहीं सहा जा सकता। पापा करीब साल भर से उस लड़की के साथ, उस चुड़ैल के साथ उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हमसे इसका जिक्र तक नहीं किया। हो सकता है वो उसे और भी पहले से जानते हो। उनका बहुत समय से अफेयर चल रहा हो। उन्होंने बस हम लोगों से सब छिपाया। होश में आओ दीदी। तुमसे तो उन्हें पहले ही छुटकारा मिल गया था जब तुम अमेरिका चले गए थे। फिर मेरी शादी के बाद उन्हें मुझसे भी छुटकारा मिल गया। अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी शादी कराने की भी उन्हें काफ़ी जल्दी थी। शायद वो हम दोनों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्हें हम दोनों बोझ की तरह लगने लगे थे। वो चाहते थे कि हमारा उनसे पीछा छूट जाए और वो उस लड़की के साथ यहाँ ऐश कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोहित सख्त स्वर में बोला। पापा और उस लड़की के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों को उन्होंने कभी बोझ नहीं समझा। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। खुद सोचकर बताओ, तुम्हें कभी एक बार भी ऐसा लगा हो कि पापा हमें अपने से दूर भेजना चाहते हो? उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा कोई इशारा किया हो? लेकिन वो हमारे जाने पर उतने दुखी भी नहीं हुए थे जितना उन्हें होना चाहिए था। मुझे ये बात उसी समय खटक रही थी जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद जब तुम अमेरिका गए थे तब भी पापा की आंखों में आंसू की एक झलक भी नहीं थी, क्योंकि वो मजबूत थे। उन्हें हमारे लिए मजबूत बनकर दिखाना था। वो अपनी कमज़ोरी दिखाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमें भी उतना ही मजबूत बनाना चाहते थे, बल्कि अपने से भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते थे। क्या तुम भूल गई कि माँ के जाने के समय वो हमारे सामने अपने आंसू रोकने की कितनी कोशिश कर रहे थे? बाद में भी कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर अकेले रोते रहे, लेकिन हमारे सामने आंसू बहाने से बचते थे। वो रोती जा रही थी। इस बार मोहित ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो अपनी जगह स्थिर बैठा रहा। माँ के निधन के समय के दिन याद करके उसकी खुद की आंखों में नमी आ गई थी। मानसी को संयत होने में कुछ देर लगी। तुम्हें लगता है? फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि पापा गलत नहीं थे। उनका उस लड़की, उस सनाया गौतम के साथ कोई संबंध नहीं था। पुलिस जो कुछ कह रही है वो गलत है। मैं इन सब के बारे में नहीं जानता। हो सकता है सब सच हो सकता है सब झूठ हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पापा ऐसा नहीं थे। तुम भी जानती हो। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसका स्वर शांत लेकिन खाली खाली सा था। वैसे भी वो तो इस दुनिया से चले ही गए हैं। उन्हें अब इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं? कोई उनके बारे में क्या सोचता है? वो सनाया गौतम पकड़ी जाती है या नहीं? मोहित ने कुछ नहीं कहा। वो अब इस बातचीत को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। और प्रॉपर्टी, मानसी जैसे शून्य में ताक रही थी। पुलिस को प्रॉपर्टी बहुत बड़ा मुद्दा लगता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी नहीं है। पापा अगर उसे दान भी कर देते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी थी। हमारे लिए तो ये एक तरह से ऐसा ही हुआ। लेकिन मानसी का चेहरा रोने के कारण
फिर बनने बिगड़ने लगा। वो मोहित के कंधे पर सिर टिकाकर रोने लगी। उस चुड़ैल ने पापा को मारा क्यों? उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो वो ले लेती, सब कुछ ले लेती, लेकिन उसने पापा का खून क्यों किया? मोहित क्यों किया? मोहित उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहा। क्या हो रहा है भाई? उसी समय अरविंद किचन में आया। फिर किचन का दृश्य देखकर उसका चेहरा तत्काल संजीदा हो गया। उन्होंने और मोहित ने मानसी को सहारा देकर उठाया। अब रोने से क्या होगा? अरविंद धीमे स्वर में बोला, जो हो गया वो हो गया, अपने आप को संभालो मानसी। मानसी ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन उसका चेहरा अब भी गमगीन था। मानसी और अरविंद अपने कमरे में चले गए। मोहित भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके दिलो दिमाग में भूचाल सा आया हुआ था और दिमाग में एक ही नाम रह रहकर दस्तक दे रहा था, सनाया गौतम। जारी है।